Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture we will deal with the modern history timeline. आप में से बहुत से लोगों के मैसेज आए सर मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन याद नहीं होती है, बहुत से मिशंस हैं, बहुत से मूवमेंट्स हैं जिनमें आगे पीछे हो जाता है क्रोनोलॉजी। और मॉडर्न हिस्ट्री में खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है, आपको सीरीज़ ऑफ इवेंट्स याद है, तो आपको एसोसिएटेड फैक्ट्स याद करने में बहुत हेल्प भी होती है। इस पूरे लेक्चर में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको इस लेक्चर के ख़त्म होते होते मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पे पूरी तरह से कमांड हो जाए, और पूरी तरह से कमांड होगी तो फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। कोई और एसोसिएटेड टॉपिक्स आपको चाहिए जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत होती है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अभी टाइम है। आई विल कवर दैट दोज एज वेल। फिलहाल हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम गवर्नर जनरल और वाइसरॉय भी कवर करेंगे, किसके टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। ये सब याद करने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आई विल मेक श्योर मैं आप सबको ये चीज़ें याद करवा के ही एग्जाम भेजूँ, राइट। फिलहाल आज हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन की कंप्लीट, यूरोपियंस के अराइवल से लेकर के हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक इसी लेक्चर में देखेंगे। तो बनी रहिए एंड तक और बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे पोर्टुगीज़ के अराइवल की। पोर्टुगीज़ के अराइवल की बात करें तो दे वर द वेरी फर्स्ट यूरोपियंस जिन्होंने भारत तक का डायरेक्ट सी रूट को खोजा था, राइट। फर्स्ट यूरोपियंस टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। कब? 1498 में। और 1498 में जब वास्को डी गामा आए, इंडिया को खोजा उन्होंने, राइट, सी रूट को खोजा। उसके बाद 1510 आते आते उन लोगों ने पूरा गोवा भी कैप्चर कर लिया, राइट। और गोवा इनका मेन हेडक्वार्टर बन गया पोर्टुगीज़ का। याद रखना, पोर्टुगीज़ वेर फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड दे वर लास्ट टू लीव। लास्ट टू लीव क्यों? क्योंकि ये लोग 1961 तक इन्होंने रूल किया था पोर्टुगीज़ में, और सॉरी गोवा वगैरह वाले एरिया में पोर्टुगीज़ ने। और उसके बाद ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय याद है ना? ऑपरेशन विजय चलाया गया था जिसके तहत हमने गोवा, दमन एंड दीव को लिबरेट करवाया था पोर्टुगीज़ सेटलमेंट से, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद याद रखना कि कौन कौन आया। डच आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, राइट। इससे पहले हम इनके बारे में जाने, थोड़ा सा पोर्टुगीज़ के बारे में और जान लो कि पोर्टुगीज़ आए कहाँ पे थे। जब वास्को डी गामा 1498 में आए थे तो कहाँ आए थे? कलीकट में आए थे। कलीकट केरला की एक जगह है। और इनको किसने सपोर्ट किया था? आपको पता है, वहाँ के लोकल रूलर थे जमोरिन, राइट। और गोवा को कैप्चर किसने किया था 1510 में? पोर्टुगीज़ गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, ठीक है, अल्बुकर्क ने, ये चीज़ याद रखना। और गोवा उसके बाद से हेडक्वार्टर बन गया था पोर्टुगीज़ का, राइट। और पोर्टुगीज़ जो है पहली बार थे जो मॉडर्न नेवल पावर लेकर आए थे इंडिया में। मॉडर्न नेवल वॉरफेयर की शुरुआत करी थी इंडियन ओशियन में, मॉडर्न नेवल। उसके पहले हमारे देश में नेवी थी, ठीक है, चोलास के टाइम पे, बट स्टिल मॉडर्न नेवी जो है वो पोर्टुगीज़ लेकर आए थे। पोर्टुगीज़ के टाइम पे एक कार्टेज सिस्टम चलता था, आपको पता होगा। कार्टेज सिस्टम चलता था जो एक तरह का ट्रेड लाइसेंस सिस्टम था। इसमें क्या करते थे ये लोग? लाइसेंस देते थे ट्रेड करने का इस पूरे ओशियन में, राइट। तो ये सारे काम पोर्टुगीज़ ने किए थे। क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का काम किया था। बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो पोर्टुगीज़ ने हमारे देश में इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि टोबैको हो गए, पोटैटो हो गए, चिलीज़ हो गए, ये सब पोर्टुगीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस की हुई क्रॉप्स हैं। पोर्टुगीज़ के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं गोवा, दमन दीव, कोचिन, ये सब, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। पोर्टुगीज़ क्यों बहुत ज़्यादा बड़ी पावर नहीं बन पाई इंडिया में? क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन था और इनके सक्सेसर्स बहुत ज़्यादा वीक थे। और फाइनली ब्रिटिशर्स ने इनको डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ सॉली। याद रखना, पीडीएफ में सब कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें आपको नोट करनी होंगी। आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप एक पेपर और पेन लेकर बैठो, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको नोट करते जाना। ऐसे शानदार नोट्स आपके मॉडर्न हिस्ट्री के तैयार होंगे कि आप भी याद रखोगे। बैटल ऑफ सॉली हुई थी 1612 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज़ को हराया था। उसके बाद से ही पोर्टुगीज़ थोड़ा सा दब के रहने लग गए थे। इंडिया में तो थे, मतलब उनका सेटलमेंट तो था यहाँ पे, मगर वो एज अ पावर उभर कर सामने नहीं आ पाए, है ना। बात करें अगर डच की, तो डच इंडिया में आए थे 1602 में। क्या इनका फोकस था? इनका फोकस मेनली था स्पाइस ट्रेड करते थे, वो भी ये इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में मेन इनका था। इंडिया में इनके कुछ सेंटर्स थे, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, पुलिकट, है ना, ये सारे इनके सेंटर्स हुआ करते थे इंडिया में। डच ने भी पोर्टुगीज़ को हराया, लेकिन ये लोग ब्रिटिश से नहीं जीत पाए, है ना। इस वजह से एंग्लो डच राइवलरी में ब्रिटिश से नहीं जीत पाए थे। डैनिश की बात करें तो बहुत ही स्मॉल प्लेयर, ज़्यादा इनका नाम नहीं आता है। इनके दो ही मेन सेंटर्स है, सेंटर्स का नाम याद रखना, हो सकता है इन्हीं से पूछ ले, राइट। ट्रैंक्वेबार, राइट, तमिलनाडु में एक जगह है, और सेरमपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ये सारी बातें पता हैं कि नहीं? ये मेन सेंटर्स थे डैनिश के, ठीक है। और इन लोगों ने बेसिकली अपने सेंटर्स को सोल्ड कर दिया बाद में जाके ब्रिटिशर्स को ही, तो इनके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। फ्रेंच थोड़ी एक इंपॉर्टेंट पावर बड़े सामने आई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे सेंटर थे। पौंडीचेरी था आपका, ठीक है, माहे था, कराइकल था, है ना। इसमें फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स का जिक्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर था डुप्लेक्स, जिसने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल किया और ट्रेड भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था। और जब हम फ्रेंच की बात करते हैं तो बात आती है कार्नेटिक वॉर्स की भी। कार्नेटिक वॉर्स कब से कब तक चले थे? 1746 से लेकर 1763 तक, है ना।
कार्नाटिक वॉर्स में फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश में जीत किसकी हुई थी? इवेंचुअली ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस, है ना, ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। फ्रेंच फेल हुए क्योंकि उनके पास नेवी उतनी स्ट्रांग नहीं थी और कहीं ना कहीं फ्रेंच का उनके होम से सपोर्ट जो है वो बहुत कम था कंपेयर टू ब्रिटिशर्स, राइट। आपको अगर एंग्लो कार्नेटिक वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, राइट, और कौन सा वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर, राइट, ये सारे वॉर्स में कन्फ्यूज़न होती है। अगर आपको याद करने की दिक्कत होती है कौन सी बैटल्स कहाँ की हैं, तो हमारे ही चैनल पे एक वीडियो है मेरा जिसमें आप ये डालोगे ना एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स ऐसा डालोगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। 30-40 मिनट का वीडियो, जो सारी बैटल्स मैंने आपको याद करवाई हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी के साथ कि कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई, तो उस वीडियो को डिटेल में देख के जाना एक बार। और अगर आप क्रैक सीरीज के स्टूडेंट हो, उस वीडियो को देख रहे हो, तो लिखना ज़रूर कि आई एम फ्रॉम क्रैक सीरीज़, राइट। तो बहुत डिटेल में उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। एंग्लो कार्नेटिक वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, मैंने पहले भी बताया आपको। आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी उस वीडियो को, एक बार फिर से अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना, है ना। वो इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इन वॉर्स में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। मैसूर, मराठा और कार्नेटिक में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो एक बार देख के उस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए ख़त्म कर लेना, राइट। एनीवेज, मूविंग अहेड, बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिशर्स को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दिया था कि जाइए आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद इंडिया में इन लोगों ने सबसे पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में 1613 में, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री खोली थी, कैसे खोली थी? पोर्टुगीज़ को हरा करके। बैटल ऑफ सॉली हुई थी ना, पोर्टुगीज़ को बहुत तगड़ा हराया और सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल दी, राइट। इन्होंने मद्रास में भी अपनी फैक्ट्री खोली 1639 में। बॉम्बे इनको एज अ डाउरी दिया गया था। पोर्टुगीज़ ने बॉम्बे एज अ डाउरी ब्रिटिश को दिया था। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कौन सी जगह एज अ डाउरी मिली थी ब्रिटिशर्स को, तो पोर्टुगीज़ ने एज अ डाउरी दिया था ब्रिटिश क्राउन को, राइट। याद रखना, बॉम्बे, ठीक है, 1668 में। और कलकत्ता की बात करें तो 1690 में फोर्ट विलियम्स, राइट, फोर्ट विलियम्स एंड कलकत्ता फेमस है। ये सब ब्रिटिशर्स के मेन फैक्ट्रीज हुआ करते थे, मेन फोर्टिफिकेशंस हुआ करते थे। तो सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब ब्रिटिशर्स के इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हो गए थे, ओके। ब्रिटिश पावर की सुप्रीमेसी के इंपॉर्टेंट 3 बैटल हैं। 1612 की बैटल ऑफ सॉली, जिसमें पोर्टुगीज़ को हरा करके सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, राइट। उसके बाद 1757 की आपकी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद से इंडिया में ऑफिशियली ब्रिटिश रूल कह सकते हैं शुरू हुआ था, है ना। और उसके बाद 1764 की बैटल ऑफ बक्सर की बैटल, जिसमें कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल अच्छे से कंसोलिडेट हो पाया, है ना। तो आपको स्वैली, प्लासी और बक्सर, इन तीनों के ईयर पता होने चाहिए, 1612, 1757 और 1764, है ना। इन सभी यूरोपियंस की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रेंच आए और फिर ब्रिटिश आए। ये क्रोनोलॉजी है पावर एस्टैब्लिशमेंट की। एक्चुअल अराइवल की जो क्रोनोलॉजी है वो अलग है। वो क्या क्रोनोलॉजी है? सबसे पहले आए पोर्टुगीज़, ठीक है, 1498 में। उसके बाद आए आपके डच मसूलीपट्टनम में, राइट, 1602 के आसपास। उसके बाद आते हैं आपके ब्रिटिशर्स आते हैं 1608 के आसपास, राइट। उसके बाद आते हैं आपके डेन्स मैंने बताया कि ट्रांक्विबोर तमिलनाडु में 1616 के आसपास। एंड देन सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच कहाँ पे? पौंडीचेरी में। तो आपको PDE, इसको B को E कर सकते हो, राइट। तो आप लिखते हो ना PDF लिखते हो ना, तो वैसे ही PDF को आप कर दो PDEDF, राइट। PDEDF कर दोगे तो याद रहेगा। बेसिकली PDF लिखते हो ना, PDF डाउनलोड करोगे ना, बीच में एक ED कर देना। ज़्यादा PDF डाउनलोड करोगे ED की रेट पड़ जाएगी, तो PDF में बीच में ED कर देना तो याद हो जाएगा, है ना। पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच, ये आपको क्रोनोलॉजी इनकी पता होनी चाहिए, ओके। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स की 2 इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट हैं, जिसकी वजह से उनका रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो पाया। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में पहली बात उनकी क्रोनोलॉजी याद रखना, प्लासी पहले हुई थी, बक्सर बाद में हुई थी, राइट। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि प्लासी जो है जस्ट शुरुआत थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में। पूरी तरह से जो रूल था उसकी शुरुआत प्लासी से हुई थी, मगर उस रूल को जो दम मिला, जो फाइनेंशियल पावर्स मिली, वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिली। चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, बैटल ऑफ प्लासी जो थी, ठीक है, उसको लीड किसने करा था? लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसके अगेंस्ट? नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, राइट। और कैसे जीत गए थे ये लोग? नवाब सिराजुद्दौला को कैसे हरा दिया प्लासी में? क्योंकि इनके साथ नवाब सिराजुद्दौला के जो उनके एक सेनापति थे, उनका नाम था मीर जाफ़र, कमांडर मीर जाफ़र। उन्होंने धोखा दे दिया था उनको, राइट। इस वजह से हार गए थे और कहीं ना कहीं एक पपेट नवाब को इंस्टॉल कर दिया गया उसके बाद, और ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल बंगाल के ऊपर बढ़ गया। रही बात बक्सर की, तो बक्सर में तो पूरी कंबाइंड फोर्सेस आ गई थी, सारी इंडियन फोर्सेस, ठीक है। मीर कासिम थे, शाह आलम सेकंड थे उस टाइम, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला थे, ठीक है।
तो याद रखना किसकी किसकी कंबाइंड फोर्सेस आई थी, मीर कासिम, शाह आलम टू, शुजाउद्दौला, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस थी प्लस ब्रिटिशर्स थे। उन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया बक्सर में। और इसको बहुत डिसीजिव विक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विक्ट्री के बाद 1765 में ब्रिटिशर्स को क्या मिला, ब्रिटिशर्स को मिल गया हक रेवेन्यू कलेक्ट करने का इंडिया में, यानी कि दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इनको ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिलने का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब समझ रहे हो ये कितनी बड़ी, यहाँ से शुरू होती है ऑफिशियल लूट, ऑफिशियल प्लंडरिंग ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। कैसे, दिमाग लगाओ, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा ढंग से पढ़ा करो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहीं से रेवेन्यू ले रहे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लोगों से रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है, हमारे देश से ही पैसा ले रहे हैं और फिर हमारे देश के ही गुड्स खरीद रहे हैं उन्हीं पैसों से और उनको अपने देश में भेज रहे हैं। उनको मतलब अपने देश से ला के पैसा दे के गुड्स नहीं खरीदना है, अब हमारे देश से ही पैसा लेके गुड्स खरीद रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ की रिसोर्सेज को ब्रिटेन भेजा जा रहा है यहीं के पैसों से। तो ये हो गई लूट, पैसे भी लूट रहे हैं और रिसोर्सेज भी लूट रहे हैं। तो ऑफिशियल लूट बिगैन आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गए। तो आई होप आपको याद होगा प्लासी और बक्सर। एंड ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग इन दिस लेक्चर कि आप लोगों को बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री पता है, बिकॉज सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये एक टाइमलाइन का ही लेक्चर है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर याद रखना, ओके। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी याद रखना इनके बारे में, जैसे कि प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया, मीर जाफ़र वॉज द ट्रेटर, एंड बक्सर में मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हराया, राइट। ये सारी बातें याद रखना। ब्रिटिशर्स ने खुद की पावर को एक्सटेंड करने के लिए कुछ और रास्ते भी निकाले, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। ये सब पॉलिसीज़ क्या थी, याद रखना। सब्सिडरी अलायंस जो था वो इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करा सब्सिडरी अलायंस को। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की, राइट, लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में जो इंडियन रूलर्स थे उनको अलाउ नहीं था अपनी खुद की आर्मी को मेंटेन करना, बल्कि वो ब्रिटिश फोर्सेस को अपने दरवाजे पे रखेंगे और उनके लिए पेमेंट भी वही करेंगे, राइट। अगर उन्होंने पे नहीं किया, ओके, तो उनकी टेरिटरी का कोई ना कोई पार्ट ले लिया जाएगा एज अ पेनल्टी। इस तरह से इन्होंने एक्सटेंड किया अपनी पावर को। वहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी, उसमें क्या किया गया, अगर कोई इंडियन रूलर है उसकी डेथ हो जाती है, अगर किसी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है बिना उसका कोई मेल बेटा नहीं है, कोई सन नहीं है उसका, राइट, और उसका किंगडम फिर लैप्स हो जाएगा और ब्रिटिशर्स आके ओवरटेक कर लेंगे, राइट। ये बातें याद रखना। और इसमें अडॉप्टेड सन को अडॉप्ट करना अलाउड नहीं है, अडॉप्टेड सन्स आर नॉट अलाउड। तो ये दो पॉलिसीज़ थी जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने एक्सटेंड किया। तो आपको सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी पता होना चाहिए, राइट। इसमें आपको सब्सिडरी अलायंस का ईयर भी पता होना चाहिए। पहली बात तो याद रखना 1798 में सिस्टम शुरू किया गया था बाई लॉर्ड वेलेस्ली, ओके। सबसे पहले किसने साइन की थी सब्सिडरी अलायंस की ड्यूटी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। ये भी बात याद रखना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाले जो स्टेट्स थे उनकी क्रोनोलॉजी सेट करिए। तो याद रखना सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तांजौर, राइट। उसके बाद आता है अवध, ओके। एंड देन 3 स्टेट्स मराठा के, पेशवा, भोंसले और सिंधिया। कैसे याद रखोगे ये तीनों मराठा स्टेट्स थे, राइट, पेशवा, भोंसले और सिंधिया। तो ये क्रोनोलॉजी है सब्सिडरी अलायंस के तहत स्टेट्स को एनेक्स करने की, जैसे कि हैदराबाद और मैसूर और तांजौर याद रखना ऐसे HMT, राइट। HMT याद रहेगा आपको, HMT की घड़ी आती है, बस HMT अवध मराठा याद रखना, HMT अवध मराठा, HMT अवध मराठा, HMT अवध मराठा, 3-4 बोल याद हो जाएगा। सब्सिडरी अलायंस के स्टेट्स हैदराबाद, मैसूर, तांजौर। अवध में अवध हो गया, मराठास में 3 है, पेशवा, भोंसले और सिंधिया। तो आपको इनकी सब्सिडरी अलायंस वाले स्टेट्स की क्रोनोलॉजी याद हो गई, राइट। सबसे पहले बस याद रखना कि हैदराबाद था, 1798 में सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे लागू हुआ था, राइट। सब्सिडरी अलायंस पहले आया था, ये 1798 का था। वहीं बात करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो ये आई थी 1848 में, ठीक है। ये कब आई थी, 1848 में आई थी। कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी, है ना, ये थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो पहला स्टेट था जिसको एनेक्स किया गया था उसका नाम था सतारा, ठीक है। सतारा एनेक्स्ड इन 1848, याद रखना, ओके। कैसे याद रखोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इन्होंने सबसे पहले भाई एक तो राजा की डेथ हुई है, ऊपर से ये आके इनका स्टेट कैप्चर कर लिए कि आपका कोई मेल बेटा नहीं है तो हम कैप्चर कर लेंगे। तो लोगों ने बोला भाई क्यों सता रहा है तो इसको, अभी तो इसकी डेथ हुई है राजा की, ऊपर से आपने एनेक्स कर लिया, क्यों सता रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेट एनेक्स जब हुआ तो लोगों ने कहा भाई क्यों सता रहा है, इस तरह से आपको सतारा याद रखना है, राइट। सतारा के बाद आपको याद रखना है कि जैतपुर एंड संबलपुर को एनेक्स किया था। 1848 में तो सतारा को एनेक्स कर लिया था, 1849 में जैतपुर एंड संबलपुर को एनेक्स किया 1849 में। उसके बाद आया
बाघात करके जो थी 1950 में 1850 में सॉरी, तब एनेक्स किया उसको, राइट। उसके बाद उदयपुर एक जगह है, उदयपुर ये राजस्थान वाला नहीं है, उदयपुर ये छत्तीसगढ़ की जगह है, इसको एनेक्स किया था 1852 में, राइट। देन केम झांसी एंड देन केम नागपुर। ये क्रोनोलॉजी है इन स्टेट्स को एनेक्सेशन की अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, राइट। इसको कैसे याद रखोगे? हमने देखा पहला तो याद हो जाएगा सतारा, सतारा याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है? जैतपुर एंड सामलपुर। जैतपुर एंड सामलपुर एक साथ ही एनेक्स हुए थे इन सामलपुर, राइट, 1849 में। तो सतारा के बाद क्या होगा? जैत का जय ले लेना, ठीक है, सा ले लेना, जैसा जैसा। और उसके बाद आपको याद रखना है बू झा ना, बुझाना, जैसा बुझाना, राइट। मतलब कैसे याद रखोगे? देखो सतारा तो क्या बोल रहे थे लोग, अभी अभी तो राजा की डेथ हुई है, सतारा है, तो ब्रिटिशर्स बोला जैसे ही किसी का चिराग बुझेगा किसी भी किंगडम का, हम उसको सताएंगे, राइट। तो सतारा, कब सतारा? जैसा ही बुझाना, जैसा ही बुझाना, जैसे ही किसी किंगडम का चिराग बुझेगा, बुझाना, ठीक है, बुझाना। कहीं भी चिराग अगर बुझाना तो ब्रिटिशर्स आके एनेक्स कर लेंगे, सताने लगेंगे। तो जैसा, जैसा यानी कि जैतपुर सामलपुर, बुझाना यानी कि बागत एंड उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। तो बुझाना याद रखना, बुझाना, राइट। जैसा, बुझाना, सतारा, इस तरह से करके बस आपको दिमाग में बिठाना एग्जाम तक। एक बार क्रोनोलॉजी आई तो याद रखना, ठीक है। चीज़ों को याद रखने की कोशिश करा करो, तभी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम देने का, है ना। देखो आगे बात करते हैं। ब्रिटिशर्स का रास्ता इतना आसान नहीं था, बहुत से किंगडम्स ने इनको रेजिस्ट भी किया, जैसे कि मैसूर में एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए, टीपू सुल्तान ने बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दिया, हैदर अली ने, इनके पिताजी ने भी बहुत रेजिस्टेंस दिया, 1799 तक लड़े, फिर टीपू सुल्तान की डेथ हुई। एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, ठीक है, 1818 में, फाइनली 1818 में जाके थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जाके ब्रिटिशर्स ने मराठा को कैप्चर करा, राइट। एंग्लो सिख वॉर्स भी हुए थे। एंग्लो सिख वॉर्स में भाई 2 वॉर्स हुए थे, एक तो हुआ था 1845-6 में, दूसरा हुआ 1848 और 49 में। इसके बाद पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया था। तो याद रखना ये रेजिस्टेंस भी हुआ था, ऐसा नहीं सब कुछ आसान था, बहुत से राजाओं ने लड़ाई भी लड़ी थी। इन सभी वॉर्स को अगर डिटेल में पढ़ना है तो जो लेक्चर मैंने बताया वो देख लेना, तो आपको एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर्स, ये सब हमेशा के लिए बिल्कुल इनकी क्रोनोलॉजी पूरी हो जाएगी। बिकॉज एंग्लो मैसूर वॉर में बहुत सारे वॉर्स थे, राइट। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हैं, 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, इन सबकी क्रोनोलॉजी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल है वो सारी बातें याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना कि टीपू सुल्तान ने पहली बार रॉकेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, राइट। और 4th एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हुई थी, 4th एंग्लो मैसूर वॉर में। ऐसे बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए हमेशा, राइट। और ये एंग्लो मराठा वॉर जो था, जो थर्ड 1818 में लास्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसमें किसको हराया था ब्रिटिशर्स ने? ब्रिटिशर्स ने हराया था बाजीराव टू को, बाजीराव सेकंड को। उसके बाद ही मराठा पावर एंड हो गई थी 1818 में, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या टाइमलाइन देखी? हमने देखा कैसे 1757 में आया बैटल ऑफ प्लासी, राइट। प्लासी हुई, 1764 में हुई बक्सर। 1798 में क्या आया? 1798 में मैंने आपको बताया कि आया था आपका सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस, राइट। 1799 में क्या हुआ? टीपू सुल्तान की डेथ, 4th एंग्लो मैसूर वॉर, राइट। उसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे 1818 में, जिसमें हुआ एंग्लो मराठा वॉर थर्ड वाला 1818 में, जिसमें मराठास की डिफीट हुई, राइट। फिर हमने देखा 1848 में शुरू हुआ था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। 1849 में पंजाब को एनेक्स किया गया। इतनी सारी टाइमलाइन आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, नोट कर लेना एक पेपर पे नोट कर लेना, ओके। ये सारी चीज़ें सीरीज़ लाइन टाइमलाइन वाइज, ओके। अब 1849 तक की बात कर ली, उसके बाद का जो मेजर इवेंट है वो तो 1857 का रिवॉल्ट ही होगा, है ना। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोलते हैं। कहा जाता है, बहुत सारे नेशनलिस्ट ने बोला है कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। और ब्रिटिश हिस्टोरियंस बोलते हैं कि एक तरह की बस सेपॉय म्यूटिनी थी, इसमें कोई नेशनल कैरेक्टर नहीं था इस रिवॉल्ट में, राइट। इस रिवॉल्ट के कॉजेज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कॉजेज़ पता होने चाहिए। इसके बहुत सारे मिलिट्री कॉजेज़ थे। सबसे पहले तो भाई एनफील्ड कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसमें कहा जाता है कि काऊ और पिग का फैट यूज़ किया गया था उन कार्ट्रिजेस में। इसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों के ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का काम किया गया था। साथ ही साथ ये लोग मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, पे के मामले में डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोशन के मामले में डिस्क्रिमिनेशन, पोस्टिंग्स के मामले में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। सोशल कॉजेज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल कॉजेज़ में क्या होगा, आपका क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा था बहुत ज़्यादा, राइट। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स उस टाइम पे हो रहे थे। विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था, सती को अबलिश कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें भी लोगों को लगी हमारे लोकल मुद्दों में इनका कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस हो रहा है। इकोनॉमिक कॉजेज़ भी थे, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ इनकी बहुत खतरनाक थी। परमानेंट सेटलमेंट और रेटवारी महलवारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, कहीं ना कहीं लोकल सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। और कहीं ना कहीं जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है उसको क्यों ब्रिटिश इंपोर्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका लग रहा था, राइट। तो जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वो बहुत ज़्यादा पुअर होकर चले गए, राइट। इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी
वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कुछ पॉलिटिकल रीजन भी थे, मैंने बताया आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, जिसमें आपका झांसी, सतारा, नागपुर सबको तो एनेक्स कर लिया था, ठीक है। अवध को एनेक्स कर लिया था 1856 में जा कर के, तो और ज़्यादा क्योंकि अवध वॉज द बाई मेजर सेंटर, राइट, वहाँ पे और ज़्यादा सोल्जर्स और नॉबल्स को गुस्सा है कि आपने अवध को भी एनेक्स कर लिया 1856 में, तो जाके चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा स्पार्क हुई, राइट। 1857 के रिवॉल्ट में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से कौन उस रिवॉल्ट को लीड कर रहा था। जैसे दिल्ली से लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र, राइट, ही वॉज अ सिम्बॉलिक लीडर, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पर। कानपुर से कौन लीड कर रहा था? कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहेब, ठीक है। झांसी से कौन लीड कर रहा था? आपको पता ही, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और ग्वालियर में थे तांत्या टोपे, राइट। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए कहाँ से कौन लीड कर रहा था इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। ऐसा तो ये वाइड स्प्रेड था, फिर भी ब्रिटिश क्राउन ने उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब हो गए थे, है ना। 1857 के रिवॉल्ट का सबसे बड़ा रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो गया और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल ले लिया इंडिया का अपने हाथ में। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली कंट्रोल संभाल लिया। अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी उसका रूल खत्म हो गया इंडिया में, राइट। तो अगर क्वेश्चन आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब खत्म हुआ, तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 से क्राउन डायरेक्टली रूल करने लग गया इंडिया पे, है ना, ब्रिटिश क्राउन। अभी तक इंडिया में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इसके बाद से इंडिया में होने लगे वाइस रॉय। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, राइट। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज करा। ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड करा कि अब हम इनके रिलीजन के मैटर में इंडियंस के हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एंड कर देंगे, ठीक है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन देंगे इंडियंस को इन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ओके। और जो आर्मी है उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स ज़्यादा हों और इंडियन सोल्जर्स कम हो। ये सारे डिसीजन 1857 के रिवॉल्ट के बाद लिए गए। तो आई होप अब जो है आपको 1857 तक, 1498 से 1857 तक की मोटा क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बैठी। मैं एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवाता हूँ, ध्यान से सुनना, राइट। हो सके तो एक पेन पेपर लेके बैठो, देखो पीडीएफ के भरोसे मत रहना, राइट। कोशिश करो खुद के पेन पेपर लेके बैठा करो, तभी इफेक्टिव पढ़ाई होती है, ओके। वरना एग्जाम आने तक सैकड़ों पीडीएफ आपके फ़ोन में और डिवाइसेस में होंगी मगर कोई भी काम की नहीं होगी। इट्स बेटर कि अपने पेपर पेन लो, सब कुछ एक पेज में कोशिश करो आ जाए, पूरे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, शुरू से एक बार टाइमलाइन आपको याद करा देता हूँ। हमने सबसे पहले देखा कि 1498 में वास्को डी गामा है, राइट। 1510 में कैसे अल्फोंसो अल्बुकर्क ने कैप्चर किया गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया, राइट। उसके बाद हमने देखा कि डच आए, इंग्लिश आए, राइट। बैटल ऑफ सॉली मैंने बताया 1612 में हुई, ओके। मैंने बताया ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में इस्टेब्लिश करी। फोर्ट सेंट जॉर्ज बना मद्रास में क्या बना? फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट कब बना? 1639 में, ओके। बॉम्बे ब्रिटिशर्स को दहेज में कब मिला? 1668 में। कैलकाटा में फोर्ट विलियम कब बना? 1690 में, राइट। ये सारे डेट्स आपको याद होनी चाहिए, ओके। उसके बाद हमने बात की ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल कैसे कैसे बढ़ाया गया। मैंने बताया आपको कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। कार्नेटिक वॉर्स कब से कब तक हुए थे? 1746 से लेकर के 1763 तक। उसी दौरान बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, राइट। तो ये सारी बातें पता चल गई आपको। 1765 में मैंने बताया ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गया था, यानी कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ओके। उसके बाद हमने देखा 1767 से लेकर के 1799 तक 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, राइट। मीनवाइल 1775 से लेकर के 1818 तक 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, ओके। और फिर हमने देखा कैसे 1798 में शुरुआत हुई थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की। कौन किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी, ओके। उसके बाद हमने देखा कैसे कि एंग्लो सिख वॉर हुए, वो भी 1849 तक चले। और 1848 में हमने देखा कि कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई, जिसमें एक एक करके सारे स्टेट्स को एनेक्स किया गया। लास्ट में अवध को भी एनेक्स कर लिया गया 1857 में ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन। ये बहुत बड़ा रीज़न था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। 1857 के रिवॉल्ट में क्या क्या हुआ पता ही, राइट। इतनी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए फिलहाल 1857 के पहले तक की, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। 1857 के क्रांति के बाद हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस इंडिया में किए गए एडमिनिस्ट्रेशन में और कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी कांग्रेस के फॉर्मेशन की तरफ 1885 में, राइट। 1857 से 1885 कांग्रेस का फॉर्मेशन तक आपको कुछ मेजर टाइमलाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1857 के बाद जो मेन इवेंट होता है वो 1885 का कांग्रेस फॉर्मेशन ही है। उसके बीच में क्या क्या हुआ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1857 के बाद हमने गवर्नर जनरल को वाइसरॉय से रिप्लेस करा, राइट। फर्स्ट वाइसरॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग। हमने उसके दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी हायर किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया जो है वो ब्रिटेन में बैठते थे। क्या करते थे? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे, राइट। 1877 में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया।
हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जो कि इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थे। कैसे कंट्रोल करता था ब्रिटिशर्स इनको? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत। मैंने आपको बताया ब्रिटिश के रेसिडेंट जो है कोर्ट में हुआ करते थे, इंडियन रूलर्स के कोर्ट में ब्रिटिश के रेसिडेंट हुआ करते थे, राइट। हैदराबाद, मैसूर, त्रवणकोर, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके। ब्रिटिशर्स ने कुछ डेवलपमेंट के काम भी किए थे, रेलवेज बनवाया था 1853 में, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का काम किया, राइट। और ये सारे सिस्टम इसलिए किए गए ताकि इंडिया से बेटर तरीके से रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन किया जा सके। धीरे धीरे इंडियंस को रियलाइज़ हुआ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जब इंडिया में आया तो लोगों को रियलाइज़ हुआ, जब पढ़े लिखे हो गए लोग, कि भाई इंडिया से लार्ज स्केल एक्सपोर्ट किया जा रहा है रॉ मटेरियल्स का, और ये हमारी वेल्थ का ड्रेन करना हुआ। ये जो वेल्थ का ड्रेन हो रहा था, इसको लेकर दादा भाई नेहरू जी ने प्रॉपर एक थ्योरी जनरेट करी। उनके ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बहुत फेमस है, जिसमें बताया गया कैसे ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल को, हमारे कॉटन जूट को एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन में, और जो फिनिश्ड गुड है उनको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। यानी कि वेल्थ का ड्रेन हो रहा है इंडिया से। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला गया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बोला गया। उसी दौरान बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट इंडिया में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, कि राजा राम मोहन रॉय, उनका ब्रह्म समाज जिसने सती को अपोज करा, राइट। एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी। स्वामी विवेकानंद, उनका रामकृष्ण मिशन, जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करा। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, जिन्होंने कहा कि बैक टू वेदास फिलॉसफी उनकी बहुत पॉपुलर है। ये सारी चीज़ें इंडिया में चल रही थी। उसके बाद हम आते हैं मेजर टर्निंग इवेंट, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, और उसके बाद ये की इवेंट्स आपको टाइमलाइन के थ्रू याद रखने हैं, ओके। 1885 में फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ओके। लेकिन उसके पहले कुछ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भी थे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। वो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे, क्या थे, एक बार उनको भी देख लो, उसके बाद यहाँ से बात शुरू करते हैं, ओके। सबसे पहले चलेंगे एज फार एज 1836 में। 1836 में बनाई गई थी बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, BPS, बाय राजा राम मोहन रॉय। BPS बाई RRR इन 1836 सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था ये इंडिया में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय और उनके कुछ एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय का नहीं था, क्योंकि राजा राम मोहन की रॉय तो डेथ हो गई थी तब तक, बट उनके कुछ एसोसिएट्स ने इसको बनाया था, बट क्रेडिट उन्हें ही दिया जाता है कि एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। क्या नाम था? बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। 1836 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1837 की अगर बात करें तो बना था ज़मींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी। अब ज़मींदारी की बात हो रही है, ज़मीन की बात हो रही है, तो ज़मीन जहाँ होगी वहाँ पे किसी न किसी का द्वार तो होगा ही, इसलिए इसके फाउंडर का नाम था द्वारका नाथ टैगोर, क्योंकि बात थी ज़मीन की। अब ज़मीन अगर है तो उस ज़मीन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई द्वार तो होगा ही ना, तो द्वारका नाथ टैगोर वॉज द फाउंडर ऑफ ज़मींदारी एसोसिएशन इन 1837। ये भी पता होना चाहिए आपको। तो 1836 और 1837, 1836 का बंगा भाषा प्रकाशिका सभा और 1837 का ज़मींदारी एसोसिएशन, ये दोनों ही पता होना चाहिए आपको। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा वाज बाई एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड ज़मींदारी एसोसिएशन वाज बाई द्वारका नाथ टैगोर। 1836 1837 के बाद डायरेक्टली जंप करना आप 1840s में। याद रखना, हमने 1830s के दो ऑर्गेनाइजेशन देखे। 1830s में क्या देखा? 37 और 36, ठीक है। वैसे 1840s में हम एक देखेंगे 1843 में, फिर हम देखेंगे 1850s में एक, 1850s में हम देखेंगे 1851 का एक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर हम देखेंगे 1860s में, 1860s में क्या देखेंगे हम? 1866 का एक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ओके। फिर हम 1870s में देखेंगे 1876 का एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1870s में, ओके। हर दशक में एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा आपको। फिर 1880s में तो आपका कांग्रेस आ ही जाएगा 85 में, राइट। तो 1830 के हमने दो देखे, 36 37 के कौन कौन से देखे? बंगा भाषा प्रकाशिका सभा और लैंड होल्डर सोसाइटी यानी ज़मींदारी एसोसिएशन, ठीक है। अब 1840 में मैंने बोला कि हम 1840s का एक ही देखेंगे 1843 में। क्या नाम था ऑर्गेनाइजेशन का? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है 1843 में फाउंड की गई थी, ठीक है। इसमें बहुत से लोग थे, द्वारका नाथ टैगोर भी थे, ठीक है, और जॉर्ज थॉमसन, इंपॉर्टेंट नाम है जॉर्ज थॉमसन, इन लोग का नाम आता है, ठीक है। परमानंद मित्रा, ये सब इंपॉर्टेंट नाम थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ डेट याद रखना, क्रोनोलॉजी अरेंज करने को आ जाए तो पता होना चाहिए। 1840s को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फॉर्म की गई, राइट। उसके बाद आते हैं 1850s में। 1850s में भी एक ही है, 1851 का ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन UPSC 2017 में पूछा जा चुका है। हु वॉज द फाउंडर? प्रेसिडेंट वॉज
देखो फाउंडर इसके दो थे, एक तो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम था राधाकांत देव, राधाकांत देव वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, एंड जनरल सेक्रेटरी कौन थे, वही देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पता होनी चाहिए, याद रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, 43 में था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लेकिन 51 में क्या था, 51 में सिर्फ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जॉर्ज थॉमसन द्वारकानाथ टैगोर का नाम आता है, यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम 1860s की, तो 1860s में एक ही याद रखना है, 1866 याद रखना है। उसमें क्या बनाया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये बनाया गया था लंदन में। लंदन में जाने की ताकत कौन रखता है, दादाजी रखते हैं, तो हमारे दादा भाई नौरोजी का एसोसिएशन था 1860s का, राइट। उसके बाद 60s के बाद हम आएंगे 1870s में। 1870s का एक ही ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, या फिर इसको बोलते हैं ऑल्सो इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ 1876। कौन फाउंडर थे इसके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, क्योंकि ये कलकत्ता का ऑर्गेनाइजेशन था तो यहाँ पे दो बंगाली थे, बनर्जी एंड बोस, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसको बनाया गया था, राइट। याद रखना उस टाइम में बहुत सारे एक्ट आए थे ब्रिटिशर्स के, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह, उनके अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, राइट। याद रखना इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा भी बोलते हैं, राइट। देन 1884 में बिफोर कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 84 और देखो 85 में तो कांग्रेस बनी गई थी, बट उसके जस्ट पहले 84-85 में एक मद्रास का और एक बॉम्बे का आपको याद रखना है, राइट। 1884 में मद्रास में क्या बनाया गया था, मद्रास महाजन सभा, और 1885 में बॉम्बे में क्या बनाया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, MMS और BPA। ये 1884-1885 के मद्रास और बॉम्बे के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। मद्रास महाजन सभा में आपको देखने को मिलेगा नाम MV राघवाचारी का नाम, और B सुब्रमण्यम अय्यर का नाम, और P आनंद चार्लू का नाम। तीनों ही नाम साउथ इंडियन लग रहे हैं, तो याद रखना MV राघवाचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू। और वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपको देखने मिलेगा नाम बदरुद्दीन तैयब जी, क्योंकि बॉम्बे है तो बदरुद्दीन तैयब जी, BB, राइट। दूसरा फिरोज शाह मेहता का नाम, और तीसरा KT तेलांग का नाम, राइट। तो आई होप आपको ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स याद हुई होगी, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के पहले बने हुए थे। क्या क्या बताया मैंने आपको, 1830s में दो थे, एक 36 में और एक 37 में। 36 में क्या था, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, 37 में क्या था, ज़मींदारी एसोसिएशन, राइट। मैंने आपको 1840s में एक ही बताया, 1843 का बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बाय जॉर्ज थॉमसन एंड द्वारकानाथ टैगोर। उसके बाद मैंने आपको बताया 1851 का एक ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बाय राधाकांत देव, ओके, और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके जनरल सेक्रेटरी थे, ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया 1860s में एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि लंदन में बनाया गया था भाई दादा भाई नौरोजी, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया 1876 का इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र और आनंद का था, राइट। देन वी कम टू 1884 एंड 1885 जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन मद्रास का और एक ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे का। मद्रास का था मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे का था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसमें थे 3 लोग, MV राघवाचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू। BPA में थे 3 लोग, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलांग। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन देश में थे, राइट। आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब फॉर्मेशन होता है कांग्रेस का 1885 में। बोला जाता है कि अब जो है कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद से असली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। इसके फाउंडर का नाम था A.O. ह्यूम, ठीक है। और अर्ली लीडर्स इसके थे दादा भाई नौरोजी, वही लंदन वाले, राइट, गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। इन लोगों ने मिलके इसको अर्ली शुरुआत की थी, नौरोजी गोखले वगैरह ने। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, कुछ मॉडरेट थे। आई होप आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का डिफरेंस पता होगा, तो ये सब बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, राइट। तिलक, BC पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये सब लाल बाल पाल जो है फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। नौरोजी और गोखले ये सब मॉडरेट लीडर हुआ करते थे, याद रखना है इसको, ओके। और फिर 1885 के बाद जो मेजर इवेंट होता है वो होता है 1905 का अनाउंसमेंट, जिसमें ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं, यानी कि लॉर्ड कर्जन जो है कहते हैं कर दूंगा मैं। कर्जन ने क्या कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया कर्जन ने, राइट। रियल एम था डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना, लेकिन बोल रहे थे कि हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं जी बंगाल का पार्टीशन। और बंगाल का पार्टीशन
अनाउंस होते ही देश में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हो गई, यानी कि हमने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू किया। और यहीं पे शुरुआत हुई थी स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट के। हम अपनी एजुकेशन अपने लोगों को खुद प्रोवाइड करवाएंगे, इंडियन गुड्स को प्रमोट करेंगे, नेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि इंडिया में पहली बार स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू इकोनॉमिक नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। हम अपने गुड्स खुद बनाएंगे, अपनी एजुकेशन खुद देंगे, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थ्रू स्वदेशी मूवमेंट। ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट शुरू हुआ था पहली बार 1905 की पार्टीशन ऑफ बंगाल के अनाउंसमेंट और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत के बाद कहीं ना कहीं 1906 में फॉर्मेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, ढाका में। ठीक है, कुछ मुस्लिम इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और बाद में यही मुस्लिम लीग जाके पाकिस्तान की डिमांड करने लग गए थे। राइट, इन लोगों की ही डिमांड थी, तो 1909 में इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था बाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो 1906 के बाद 1909 याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन में ऐड कर लेना। ओके, उसके बाद बात करें 1916 की। 16 में स्टार्ट हुआ होम रूल मूवमेंट। ओके, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था एनी बेसेंट और तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था, याद रखना, वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1916 में, और मेनली ये महाराष्ट्र में सीमित था। एनी बेसेंट का जो स्टार्ट हुआ था होम रूल मूवमेंट वो सितंबर 1916 में हुआ था, यानी तिलक वाला पहले हुआ था। राइट, और ये मद्रास वाले एरिया में था। एम क्या था दोनों का? सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना इंडिया। 1916 में एक और चीज़ हुई थी, वो था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। क्या था लखनऊ पैक्ट में? लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे लीडर्स इन्वॉल्व थे, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया गया था और कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था मुस्लिम्स के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया था। राइट, ये सेशन हुआ था लखनऊ में, इसीलिए इसका नाम लखनऊ पैक्ट रखा गया है। याद रखना, दिसंबर 1916 में। हो सकता है एग्जामिनर आपसे यही टेस्ट कर ले, दोनों इवेंट 1916 के थे, पहले कौन सा हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ या पहले होम रूल मूवमेंट हुआ? मैंने बताया सबसे पहले तिलक का होम रूल मूवमेंट अप्रैल में, फिर एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट सितंबर में, उसके बाद दिसंबर में जाकर के लखनऊ पैक्ट हुआ। तो ये तीनों की टाइमलाइन याद रखना। ऐसे ही छोटी छोटी जगहों से वो आपको घेराबंदी करने की कोशिश करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनर। राइट, तो उनको ज़्यादा स्मार्ट बनने मत देना, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आता है 1919 के राउलेट एक्ट के बाद। राउलेट एक्ट को एक तरह से ब्लैक एक्ट बोला गया, क्योंकि इसमें बोला गया कि अब किसी भी इंडियंस को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल, बिना कुछ बोले उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसको ब्लैक एक्ट बोला गया। इसके अलावा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो जलियांवाला बाग में बहुत से लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जलियांवाला बाग मैस्केयर भी 1919 में हुआ था, आप सभी को पता है। किसने? जनरल डायर ने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मारा था अमृतसर में। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बहुत बड़ा एंगर लोगों के उम्र के सामने आई। यहीं से महात्मा गांधी, जो भाई महात्मा गांधी पिक्चर में आए, एक मास लीडर बन के उभरे। राइट, और उन्होंने ऐलान किया कि अब देश में होगा आंदोलन। तो हमने 1919 के राउलेट एक्ट और जलियांवाला बाग तक की अपनी कहानी फिनिश कर ली। तो 1885 से लेकर के 1919 तक के ये इवेंट्स आपको क्रोनोलॉजिकली याद होने चाहिए, है ना। गांधी जी ने शुरुआत करी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की 1920 में। क्या बोला? नॉन कोऑपरेशन, नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स एनीमोर, नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश रूल। उनके फॉरेन क्लॉज को बायकॉट करिए, स्कूल छोड़ दीजिए, वकील लोग कोर्ट जाना बंद कर दें, लोग जॉब छोड़ दें। ठीक है, और खादी और चरखा चलाओ, अपने कपड़े खुद बनाओ, और ये सब चीज़ें शुरुआत करी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिंक किया गया खिलाफत मूवमेंट से भी, ताकि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है वो इस मूवमेंट में इंश्योर हो सके। ठीक है, अब खिलाफत मूवमेंट क्या है मैंने आपको पिछले क्रैक सीरीज़ के एपिसोड में बताया हुआ है, देख लेना। ठीक है, ये मुस्लिम्स का बहुत बड़ा मुद्दा था और दोनों मूवमेंट आके 1920 से 22 के बीच में मर्ज हो गए और एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट खड़ा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। 1922 में ये मूवमेंट क्यों एंड हुआ? बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। थोड़ा सा वायलेंस हो गया। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ पे वायलेंट क्लैश हो गया, लोगों ने चौकी वगैरह जला दी। तो फिर गांधी जी ने बोला भाई ये मेरा रास्ता नहीं है, आप लोगों ने हिंसा कर दी, अगर अहिंसक रास्ते से चलते तो ये मूवमेंट चालू रहता, लेकिन अभी हम इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर रहे हैं। 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं अंत हुआ इस मूवमेंट का। राइट, इससे पहले कि हम 1920 के बाद डायरेक्टली 1930 के सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट पे जंप करें, बीच में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, वो भी याद रख लो। सबसे पहले तो 1927 में आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन रिव्यू करने आया था 1919 के एक्ट को, बट उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं लिया, इसलिए इंडियंस ने उसका बहुत बड़ा विरोध किया। ठीक है, 1927 के साइमन कमीशन का इंडिया ने बहुत विरोध किया। इसी विरोध के टाइम पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। राइट, प्रोटेस्ट में बोला गया साइमन गो बैक। राइट,
उसके बाद हुआ था 1929 का लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर करा था कि भाई अब पूर्ण स्वराज इज़ द अल्टीमेट गोल, पूर्ण स्वराज इज़ आवर अल्टीमेट गोल। ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। यानी 1920 से 1930 के बीच में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है, 1927 का साइमन कमीशन और 1929 की नेहरू रिपोर्ट। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, ओके, इनके बीच का है। 1927 के साइमन कमीशन, 1929 के लाहौर रिजोल्यूशन, इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ हुई थी 1923 में, द मूवमेंट गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस के कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। याद रखना, स्वराज पार्टी बनाई CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। इनका एम था कि हम ब्रिटिश काउंसिल्स में एंट्री लेंगे और ब्रिटिशर्स को हम तोड़ेंगे अंदर घुस करके। मतलब ब्रिटिश काउंसिल में एंट्री के फेवर में जो लोग थे वो थे स्वराज पार्टी के लोग। तो 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। 1924 से 25 तक गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान दिया और 1927 में मैंने आपको बता ही दिया कि साइमन कमीशन आया था। फिर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया? हमने प्रपोज किया डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, राइट। और दूसरी चीज़, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग जो है कही कि इसमें हमारा मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की गई है, इसलिए हम नेहरू रिपोर्ट को खारिज करते हैं, राइट। उसके बाद 1929 का लाहौर सेशन हुआ था। ये सब बातें याद रखना, ठीक है। और ये सेशन में हमने जो पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन दिया था, कब दिया था? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को इसीलिए उस टाइम इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आई होप आपको 1920 से 30 के बीच में सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रहेंगे, ना सिर्फ 1927 और 1929, बल्कि आपको 1923 भी याद रखना है फॉर स्वराज पार्टी, आपको 1928 भी याद रखना है फॉर नेहरू रिपोर्ट। तो तब मिला के आप कह सकते हो कि आपके पूरी टाइमलाइन प्रिपेयर है 1920 से 30 के बीच में, राइट। अब हम बात करते हैं 1930 की। 1930 में स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कैसे स्टार्ट किया गया था? डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च ऑफ 1930 के थ्रू, जिसमें गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी, ठीक है। अब 1930 से लेकर के 1932 तक चली थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से सिर्फ एक को ही गांधी जी ने अटेंड किया था, याद रखना, वो थी सेकंड वाली। तो 2G याद रखना, 2G याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही थी जिसमें गांधी जी ने अटेंड किया था, वो थी 2G यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट हैपेंड इन 1931। तो याद रखना 1930 से लेकर के 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपको तीनों की डेट याद होनी चाहिए, राइट। आपको पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल 1930 में ही, और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 में। नवंबर 1930 से ये जनवरी 1931 तक चली थी, राइट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। डिप्रेस क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव BR अम्बेडकर ने भी पार्टिसिपेट किया था। BR अम्बेडकर ने तीनों ही कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट किया था, राइट। एक दो लोग का नाम याद रखना, एक तो BR अम्बेडकर और दूसरा तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों ने तीनों ही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, राइट। तो ये तो याद ही रखना, ओके। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट मैंने आपको बता दी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर होगी। तो ये 1931 में हुई थी। कब से? सितंबर 1931 में शुरू हुई थी और दिसंबर 1931 तक चली थी, राइट। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट क्यों किया था? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में डिसाइड हो गया था कि ठीक है, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। इसके पहले गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, राइट। गांधी इरविन पैक्ट की एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। यानी गांधी इरविन पैक्ट, क्वेश्चन आएगा कब साइन हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल के बाद और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च 1931, राइट। ये चीज़ याद रहेगी आपको। इसी में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कांग्रेस अलॉन्ग विद गांधी जी विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये सारी बातें इसमें हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सरोजनी नायडू भी गई थी, याद रखना इस चीज़ को, ओके। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये कब हुई थी? ऑब्वियसली 1932 में होगी। तो ये हुई थी नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 तक, 1 महीने चली थी। यहाँ पे ना कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करा था, ना ही गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें याद रखना। ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी, उसने भी बोला हम ही अटेंड नहीं करेंगे,
तो इसमें बहुत कम लोग आए थे, सिर्फ 46, ओवरऑल सिर्फ 46 डेलीगेट्स ही थे जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे, राइट। ये सारी बातें याद रखना। क्वेश्चन ये भी आता है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, तो इट वॉज लॉर्ड वेलिंगटन वॉज द वाइसरॉय, राइट। ये सारी बातें याद रखना। तो इतनी बातें आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बारे में पता होनी चाहिए। 1930 से लेके 1932 तक चली थी, राइट। और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड में कांग्रेस और गांधी जी ने अटेंड किया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अलावा आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, ओके। एक चीज़ ज़रा रखना, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई थी, राइट। कोई डाउट मत रखना। BR अम्बेडकर ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, तेज बहादुर सप्रू ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। ये सब बातें याद रखना इसके बारे में, ठीक है। 1932 में एक और चीज़ हुई थी, याद रखना, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या है? इट वाज काइंड ऑफ एक ब्रिटिश PM थे रामसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने बोला कि अब डिप्रेस्ड क्लास जो है इंडिया में, डिप्रेस्ड क्लास है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इन लोग के लिए भी अब सेपरेट इलेक्ट्रेट्स होगा। इस बात से गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए, जबकि BR अम्बेडकर को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ पूना पैक्ट साइन 1932 में। ये सब भी हुआ, ठीक है। पूना पैक्ट भी साइन हो गया महात्मा गांधी BR अम्बेडकर के बाद के लिए, राइट। इसमें एग्रीमेंट ये हुआ कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, आपको रिजर्वेशन ले लेगा। क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा रेदर देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ओके। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि जिसको भी मिल रहा है, सपोज मुस्लिम को मिल रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट, तो मतलब मुस्लिम ही जो है मुस्लिम्स को चुन सकते हैं, राइट। और रिजर्वेशन का मतलब होता है कुछ सीट्स आपके लिए रिजर्व कर देंगे, ऐसा नहीं कि आप जो है आपको सिर्फ आपके लोग ही चुनेंगे, राइट। क्वेश्चन ये भी आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ऑफिशियली कॉल ऑफ कब किया गया? तो 1934 में ऑफिशियली एंड हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मत सोचना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हो गया। ऑफिशियली 1934 में ये मूवमेंट एंड हुआ था, ये भी बात याद रखना, ओके। उसके बाद होता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और फिर 1937 में होते हैं इलेक्शंस, जिसमें कांग्रेस को बहुत सारे प्रोविंसेस में जीत मिलती है। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। 1937 के इलेक्शन के बाद जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई थी, वो मिनिस्ट्री रिज़ाइन करती हैं 1939 में, यानी 2 साल के लिए तो प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, बट ये सभी मिनिस्ट्री रिज़ाइन करती थी 1939 में। क्यों? क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो जो कि उस टाइम पे इंडिया के वायसराय थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 1939 में कि भाई इंडिया जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करेगा, बिना इंडियन से पूछे। इंडियन लीडर से कंसल्ट किए बिना लॉर्ड लिनलिथगो ने कंसेंट ये बोल दिया कि भाई अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडियंस पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बात पे इंडिया गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि भैया कैसे 7 से लेकर 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने रिज़ाइन दे दिया तुरंत। 1937 में इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ना कांग्रेस की, और 1939 में इन लोगों ने रिज़ाइन दे दिया। ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिज़ाइन दे दिया, इस मूव को मुस्लिम लीग ने बोला कि ये तो भाई डिलीवरेंस डे है, डिलीवरेंस डे सेलिब्रेट करा मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया तो क्या बोला? ये डिलीवरेंस डे है। कब सेलिब्रेट किया गया? दिसंबर 22, 1939 को। याद रखना इस चीज़ को। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन किया अक्टूबर-नवंबर 1939 में, और मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे को सेलिब्रेट किया दिसंबर 22, 1939 में। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के रिज़ाइन के बाद एक बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी शुरू हो गई, और उसको नाम दिया गया 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने कॉल किया, नाउ बहुत हो गया हिंसा अहिंसा, अब बात होगी डू और डाई की, करो या मरो, ठीक है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। 1942 से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले और 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन करने के बाद बीच में ब्रिटिशर्स ने एक ऑफ़र दिया 1940 का, जिसका नाम था अगस्त ऑफ़र। अगस्त ऑफ़र से लेकर के कैबिनेट मिशन प्लान तक के सारे ऑफर्स का आपको क्रोनोलॉजी पहली बात तो पता होनी चाहिए, उसके बाद देश को आज़ादी मिलेगी, राइट। तो पहले इन सभी मूवमेंट की, इन सभी ऑफर्स की आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, अगस्त ऑफर से लेकर के कैबिनेट मिशन प्लान तक की। तो एक बार इनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट के डर से ब्रिटिशर्स ने जो ऑफर दिए इंडियंस को, वो अगस्त ऑफर से लेकर के कैबिनेट मिशन प्लान तक चलते हैं। इनकी क्रोनोलॉजी याद करने में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी देर मुझे ध्यान से सुनना, आपको सब याद हो जाएगा। इसमें मेन ऑफर 3 ही हैं, अगस्त, क्रिप्स एंड कैबिनेट। अगस्त, क्रिप्स एंड कैबिनेट, मेन ये 3 ही हैं, अगस्त, क्रिप्स एंड कैबिनेट। अगस्त ऑफर 1940 का है, क्रिप्स मिशन जो है 1942 का है, और कैबिनेट मिशन प्लान आपका 1946 का है, राइट। इसमें आपको ये बात याद रखनी कि जो अगस्त ऑफ़र है और जो क्रिप्स मिशन है, इन दोनों ही ऑफ़र को, इन दोनों में जो भी प्रोविजन थे उनको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, और कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। तो मेन आपको ये 3 याद रखने हैं, अगस्त, क्रिप्स एंड कैबिनेट, ठीक है। अगस्त और क्रिप्स में पहले तो जान लो मोटी मोटी क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करी गई थी, ठीक है। अगस्त ऑफ़र में बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडियंस को, पहली बार बोला गया,
डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी आफ्टर द वॉर जिसमें इंडियंस डिसाइड करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद। ठीक है, ये सारी बातें की गई अगस्त ऑफर में। ओके, और कांग्रेस ने तुरंत ही इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि डोमिनियन स्टेटस तो हम नेहरू रिपोर्ट के पहले मांग रहे थे, अब तो हम पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो आपका अगस्त ऑफर आप अपने पास रखिए। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 का, उसमें क्या बोला गया था? देखो, इसमें तो पहली बात तो याद रखना, स्टैफर्ड क्रिप्स इसको लीड कर रहे थे। राइट, ये मिशन इंडिया में भेजा गया था। इसमें बोला गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। राइट, और इंडिया चाहे तो डिसाइड कर सकती है उसके क्या रिलेशन होंगे कॉमनवेल्थ के साथ। राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी इंडियन अपने खुद बना सकते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। ये सारी बातें, वही सारी बातें रिपीट करेंगी कहीं ना कहीं। राइट, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। राइट, और इंटरिम पावर सौंप दी जाएगी आपको, ये सब लालच दिया गया आपको क्रिप्स प्रपोजल के तहत। कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कभी भी इन्होंने इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात नहीं करी। राइट, मुस्लिम लीग ने भी बोला कि हम भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल को, क्योंकि कहीं भी हमें पाकिस्तान को क्रिएशन किया आपने फेवर नहीं किया। ठीक है, आपने यूनाइटेड इंडिया को फेवर किया, पाकिस्तान की क्रिएशन को सपोर्ट नहीं किया। तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो अभी तक के जो अगस्त ऑफर था 1940 का और जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, दोनों को ही कांग्रेस और मुस्लिम रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद हमने बताया तीसरा इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। बट बिफोर वी मूव देयर, बीच में कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हुई। ठीक है, मैंने आपको बताया अगस्त, क्रिप्स एंड कैबिनेट, ये मेन है, मगर बीच में कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हुई जिनका आपको पता होना चाहिए। अगस्त, क्रिप्स और कैबिनेट, इस क्रिप्स के बाद ऐसी क्या चीज़ें हुई छोटी छोटी? 3 चीज़ें हुई। एक तो CR फार्मूला बनाया गया, CR फार्मूला ऑफ 1944। दूसरा देसी लियाकत पैक्ट ऑफ 1945। और एक और था वेवेल प्लान वॉज ऑल्सो ऑफ 1945। तो अगस्त, क्रिप्स और कैबिनेट बीच में ये तीनों चीज़ें भी थी। एक तो CR फार्मूला, देसी लियाकत पैक्ट और वेवेल प्लान। तो आपको CDW भी याद रखना है। ठीक है, ACC के बीच में CDW भी याद रखना है, CR फार्मूला, देसी लियाकत पैक्ट और वेवेल प्लान। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये CR फार्मूला क्या था 1944 का। CR फार्मूला था क्या? CR फार्मूला जो है इसको राजा जी फार्मूला बोलते हैं। 1945 में इसको किसने प्रपोज किया था? C राजागोपालचारी ने बोला कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डेडलॉक बना हुआ है, उसको पहले ख़त्म करो, तब जाके हम यूनाइटेड फ्रंट पे अंग्रेज़ों से लड़ पाएंगे। इन्होंने बोला कि भाई आज़ाद जब हो जाएगा इंडिया, उसके बाद हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में प्लेबिसाइड करवा लेंगे कि लोगों को क्या चाहिए, अलग देश में रहना है, इंडिया में रहना है, वो सब चीज़ें हम प्लेबिसाइड से डिसाइड कर लेंगे। राइट, कि पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब हम प्लेबिसाइड करवा के डिसाइड कर लेंगे। ओके, तो अगर होता है कि भाई लोग पार्टीशन पे एग्री कर जाते हो तो पार्टीशन हो जाएगा। लाइक ये सारी बातें कहीं ना कहीं सी राजागोपालचारी के प्लान में थी। ओके, इतना ही याद रखना है आपको इसके बारे में कि बेसिकली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। राइट, 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट, ये क्या था देसाई लियाकत पैक्ट? इसमें कहीं ना कहीं बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो टसल चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। इसमें कांग्रेस की तरफ से आए थे आपके भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे लियाकत अली। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों ने फिर से कोलैबोरेटिव पाथ अपनाने की बात करी। इसमें यही बोला गया कि भाई हमें अभी तो पहले कोalition गवर्नमेंट बनानी है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम बात करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग के लोगों को भी। राइट, माइनॉरिटी को 20% रिजर्वेशन देंगे, ये सारी बातें की गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देसाई लियाकत पैक्ट 1945 का और आपको ये राजा जी फार्मूला ऑफ 1944 दोनों याद रखना है। उसके बाद आया था वेवेल प्लान आया था 1945 में। क्या था वेवेल प्लान में? वेवेल प्लान में बहुत बड़ी बात बोली गई कि भाई गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, इन दोनों के अलावा आपके जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय को, उससे सभी इंडियंस होंगे पहली बात तो। राइट, हिंदू मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा काउंसिल में और इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा तुरंत। ओके, और ये सारी बातें हैं। ओके, इसमें वेवेल प्लान में बोली गई। कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, बोला आप हिंदू मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये डिक्लेयर करना चाहते हैं क्या कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है? कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सबकी पार्टी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। राइट, बेसिकली वेवेल प्लान ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका कंप्लीट इंडिजनाइजेशन हो जाएगा। राइट, बट किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। इसके लिए शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, जिसमें वाइसरॉय जो इंडिया के थे लॉर्ड वेवेल, ठीक है, उन्होंने मेजर पॉलिटिकल लीडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया से मीटिंग की थी शिमला में। इसी को बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945, जिसमें वेवेल प्लान को डिस्कस करा गया था। ओके, उसके बाद आता है 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। कौन कौन सा मेंबर थे इसमें? आपके
पैथिक लॉरेंस थे, राइट, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स मिशन वाले, और एवी अलेक्जेंडर थे। इन तीनों का नाम याद रखना। क्या क्या बोला गया है इसमें कि तुरंत इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, तुरंत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडियंस अपना, राइट, ये सारी बातें इसमें की गई। इसमें स्टेट्स को भी डिवाइड किया गया ए बी सी में, राइट। ए में आपके मद्रास, बॉम्बे जैसे, यूपी, बिहार जैसे बड़े स्टेट्स, बी में आपके नॉर्थ वेस्ट वाले पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस, राइट, सिंध वाला एरिया, और सी में आपके ईस्टर्न एरियाज जो बंगाल और असम वाला, इस तरह से डिवाइड किया गया प्रोविंसेस को। ओके, याद रखना कैबिनेट मिशन ने फुल फ्लैश डिमांड जो पाकिस्तान की थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, और प्रोविंसेस को 3 एग्जिस्टिंग एरियाज में डिवाइड किया था, ए बी सी, ये सब क्वेश्चन आता है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन होगा, ऐसा बोला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस को कंट्रोल करेगी, एक्सटर्नल अफेयर्स कंट्रोल करेगी, और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगी, ये सारी बातें इसमें बोली गई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इस प्लान को एक्सेप्ट करा 1946 में। बाद में मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था, और अगस्त 16 को जाकर के डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर लिया था। इतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए। मेनली इस लेक्चर का काम टाइमलाइन बताना है, तो जितना मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स पॉसिबल था उतना मैंने बताया आपको, राइट। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद माउंटबेटन 1947 में आए और पार्टीशन को फाइनलाइज करा, और 18 इस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। तो आई होप आपके माइंड में ये टाइमलाइन क्लियर हो गई होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेकर के 1947 के आज़ादी तक, राइट। बाकी टाइमलाइन के अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऑलरेडी डिफरेंट लेक्चर से मैंने कवर कर रखे हैं, बहुत सारे इवेंट्स तो मैंने क्रैक सीरीज़ में ही कवर कर रखे हैं। इस लेक्चर का मेन पर्पस टाइमलाइन बताना था, उस बेसिस से मैंने जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी एक बार तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिली होगी। पहली बार देख रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं था। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तभी ये लेक्चर आपके लिए था, और रिवीजन के लिए अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी इसको रिवाइज करके जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, टाइमलाइन पूरी 1 पेज पे ड्रॉ कर लेना, अपने A4 साइज पेपर लेना, ऐसे ऐसे कॉलम्स बनाना, और पूरी टाइमलाइन जो है उस पर नोट करके अपने टेबल पर चिपका लेना, राइट। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन पूरी पता होगी, कौन से प्लान में क्या था, कौन से मूवमेंट में क्या था, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आएँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।